हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? भाई स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं अर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में चर्चा करने वाला हूं। उसके पहले कुछ क्या चीज़ें हैं हमारे पास, उसको जान लीजिए। जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन के लिए फीस हमारी है 499 रुपये। मैं बार बार पर डे बताता हूँ तो 490 बहुत बड़ी फीस नहीं है। ये फीस है 490 रुपये आपकी प्रैक्टिस के लिए। यानी ऑफलाइन भी खुली रहेगी तो आपका प्रैक्टिस से 499 में होता रहेगा। यानी आप जो पढ़ते हो उसका प्रैक्टिस आप करोगे। एसएससी आपको पूरा दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी और पीटी जैसे कोचिंग खुलेगी तो ऑनलाइन बैच इंग्लिश भी चलना शुरू हो जाएगा। तो सारी चीज़ आपको 499 मिल रही है। और आप सोचो कि 499 जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस 16 तारीख से ओपन होने हमारी, यानी 16 जुलाई से जो है आपकी कोचिंग ओपन हो रही है। तो 16 जुलाई से आप आके अपनी क्लास ले सकते हो। उसके पहले आप आके तो यहाँ ये पता कर लो ना कि कौन कौन सी क्लास कब कब चलने वाली है, पीईटी के स्पेशल बैच कब चलने वाली है, दरोगा के लिए स्पेशल बैच कब चलने वाली है, एसएससी के लिए बैच कौन चल रही है, पुराने बच्चों की बैच कौन चल रही है। तो आके पता कर लो और आपको पता करने के बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सी बैच कब चल रही है, किस बैच में आपको आना है, टाइमिंग क्या होगी, आपको क्या क्या लेके आना, सारी बातें बताई जाएंगी। तो आके अपना सीट रिजर्व कर लो और ऑनलाइन आपकी चलती रहेगी। और बच्चा जो है हमारा ना अगर पे करना चाहता है तो यहाँ पे 8299643920 नंबर हमारा पेटीएम, जीपे, गूगल पे, इस नंबर पे आप पे कर सकते हो। पे करने के बाद आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो इसका मतलब कि ये जो नंबर है आपका, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो। पे करने के बाद आप कहोगे सर मुझे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आती इसका मतलब भाई अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना नहीं आता है तो आप अपने दोस्त मित्र किसी से भी आप कह सकते हो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे और आप पूरी की पूरी क्लासेस ले सकते हो। यानी जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ 9935585771 नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है अध्ययन एकेडमी का, इमरान सर का। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया और बता देना कि सर एसएससी पढ़ना है, दरोगा पढ़ना है, लेखपाल पढ़ना है, एसएससी पढ़ना है, पीटी पढ़ना है, कौन सा और कोर्स कौन सी कैटेगरी आपको चाहिए। आपको एडमिशन दिया जाएगा, कहाँ पे आपकी क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, क्या करना, आपको सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो किसी भी बच्चे से कहेंगे ना कि भाई, किसी भी बच्चे से कहेंगे भाई हमको ट्रांजेक्शन करना है 490 का, तो कोई भी कर देगा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हो। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं आज की जो थ्योरम होगी हमारी, उसके बाद से कल से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पहले लंब केंद्र पे। लंब केंद्र बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, लंब केंद्र बात करने वाले हैं। यानी लंब केंद्र जो है हमारा, लंब केंद्र यानी अर्थो सेंटर। अर्थो सेंटर लंब केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि भाई साहब कई बार अर्थो सेंटर का डेफिनेशन ही हमारे एग्जाम में पूछती है। इंपॉर्टेंट कैसे? कई बार अर्थो सेंटर का डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछ डाला है और एक बार नहीं कम से कम कई बार पूछा है। ऐसा दरोगा का पेपर हो या हमारे एसएससी का पेपर हो या बैंक का पेपर हो, अर्थो सेंटर, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और किसका परिकेंद्र का डेफिनेशन क्या बोलते हैं। तो अर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या होता है? तो लंब केंद्र, लंब से समझ में आ रहा है आपको कि लंब केंद्र क्या हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि ऊंचाइयों का कटान बिंदु, ऊंचाइयों का कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु, कटान बिंदु, ऊंचाइयों कटान बिंदु लंब केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब केंद्र कहलाती है। लंब केंद्र कहलाती है। ऊंचाइयों का कटान बिंदु क्या कहलाती है? लंब केंद्र। ये डेफिनेशन कई बार पूछा है कि ऊंचाइयों का कटान बिंदु क्या कहलाती है। एक कई बार एग्जाम में पूछा है कि ऊंचाइयों का जो कटान बिंदु होता है वो क्या कहलाता है। तो आप कहोगे सीधे लंब केंद्र। पूर्ण समद्वि भाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। ऊंचाइयों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। इसको आपको स्पष्ट याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका डेफिनेशन ही पूछ देता है। थ्योरम तो पूछता है, थ्योरम क्या मैं बता दूंगा, इसका डेफिनेशन ही ऑलरेडी पूछ देता है हमारे एग्जाम में कि क्या होता है। अब सोचो ऊंचाइयों का कटान बिंदु, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पे फिगर बनाने जा रहा हूँ। एक एक फिगर को समझना। हमने कहा फिगर बनाया, हमने कहा कि ये जो आपका ऊंचाई है, मान लेते हैं इसको, एक मिनट रुक जाइएगा, आपको पूरा हटा देते हैं इसको, फिर दूसरा बनाते हैं।
हमने कहा कि आपका त्रिभुज क्या है मेरे में, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। हमने कहा कि आपका ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ऊंचाइयों का कटान बिंदु बोला है, तो हमने कहा कि मान लीजिए ए एच हो गया, यहाँ पे भी अगर शीर्ष ए माने, अगर शीर्ष सी को मानेंगे, अगर शीर्ष ए मानेंगे तो आपका ए डी आपकी ऊंचाई हो गई, शीर्ष बी माने तो बी और ई आपका ऊंचाई हो गया, सी मानेंगे तो सी और एफ आपका क्या हो गया, ऊंचाई। जो एक कटान बिंदु आपको दिख रहा है ना, जो आपको एक कटान बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे जो कटान बिंदु दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अर्थोसेंटर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थोसेंटर, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लंब केंद्र बोलते हैं, अर्थोसेंटर बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यानी मैंने बोला कि ऊंचाई जब वो शीर्ष तो तीन होते हैं, तीनों शीर्षों से तीन भुजाएं गुजर सकती हैं। अगर शीर्ष ए मानेंगे तो एडी आपकी ऊंचाई हो जाएगी, शीर्ष अगर बी मानेंगे तो बी और ई आपकी ऊंचाई हो जाएगी, शीर्ष अगर सी मानते तो सी और एफ आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इन ऊंचाइयों का कटान बिंदु जो होगा वो क्या होती, और यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऊंचाइयों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। इसमें मेन चीज जानने की जरूरत आपको एक है, यहाँ पे मेन चीज जानने की जरूरत है, यहाँ पे होता है कि जब एंगल ए आपका हो और एंगल ए आपका हो, हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए होते हैं 180 डिग्री के। कितने होते हैं, 180 डिग्री के। यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेखीय युग्म होते हैं। क्या होते हैं, ये रेखीय युग्म, लीनियर पेयर होते हैं, रेखीय युग्म होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, रेखीय युग्म होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। सिंपल सी बात समझना, मुझे बहुत ज़्यादा थ्योरम की बात नहीं करनी, मैं उतनी बात करनी है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा बता दो कि बच्चे के यहाँ से निकल जाए। तो लंब केंद्र की बात करते हैं, तो हमने कहा कि कई बार ये पूछ देता है कि DOC प्लस कोण ए रेखीय युग्म होगा कि नहीं होगा, तो रेखीय युग्म होगा। ये वाली वैल्यू अगर आपकी 120 है तो 60 होगी, अगर ये आपकी वैल्यू 100 है तो आपकी 80 होगी। यानी यहाँ से कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इन दोनों कोणों का मान θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए, ये हमेशा कितने होंगे, θ1 प्लस θ2 बराबर कितने होंगे, 180 होगा। वही कंडीशन यहाँ की है, वही कंडीशन कहाँ की है, वही कंडीशन यहाँ की है। ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू की, इस वाली वैल्यू की वही कंडीशन सेम है। हमने कहा एंगल BOA प्लस एंगल C बराबर ए भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सेम कंडीशन होगा, सेम कंडीशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वही कंडीशन इसका भी हो जाएगा, वही कंडीशन इसका हो जाएगा, वही कंडीशन इनका भी हो जाएगा। इनका मतलब इनका, इनका मतलब इनका हो जाएगा वही कंडीशन। हमने कहा कि BOA एंगल BOA प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसमें इतना जानना आपको जरूर, क्या मैं आपको अर्थोसेंटर समझा पाया अभी तक के कहानी में, मैंने अर्थोसेंटर आपको समझा पाया। अर्थोसेंटर क्या होता है, ऊंचाइयों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है अर्थोसेंटर कहलाता है। जो ऊंचाई होते हैं या तो लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु कह सकते हैं, यानी इसका डेफिनेशन एक और कह सकते हैं कि लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, वो अर्थोसेंटर कहलाता है। तो हो गया। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज यहाँ बनाया, तो मुझे लगता है कि आपको देख के एहसास हो रहा होगा कि सर एक न्यूनकोणीय त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया अधिक कोण बनाया। 3 त्रिभुज मैंने आपके सामने रखा। ये आपका ए भी है, ए बी है और क्या है, सी है। ये आपका ए है, बी है और क्या है, सी है। ये आपका ए है, बी है और क्या है, सी है। ध्यान देना एक बात को ध्यान देना, सी है। हमने कहा यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे न्यूनकोण त्रिभुज है तो ऊंचाई आपके ये बनेगी, ये जो आपका बनेगा अर्थोसेंटर बनेगा, ये बनेगा वो क्या बनेगा, अर्थोसेंटर बनेगा। आप कहोगे कि ये आपका अच्छा भाई, हमने कहा आपका अर्थोसेंटर बनेगा, यानी न्यून कोण है। एक कौन सा कोण है,
न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। कौन सा कोण है मेरे दोस्त? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। कभी पूछा जाए कि न्यून कोणीय त्रिभुज में अर्थोसेंटर लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो त्रिभुज के कहाँ बन रहा है भाई? अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? त्रिभुज के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अंदर बन रहा है। अर्थोसेंटर लंब केंद्र कहाँ बन रहा है? अंदर है। ये लंब केंद्र, ध्यान देना, ये लंब केंद्र है अर्थोसेंटर। जब हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे होंगे तो हमने कहा कि ये आपकी ऊंचाई हो जाती है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो आपका ये, इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यही इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जो अर्थोसेंटर होता है, अर्थोसेंटर होता है समकोण पर होता है। किसपे होता है? समकोण पर होता है। ये कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, समकोण पर होता है। किसपे होता है? समकोण पर होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में जो अर्थोसेंटर होता है, समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है, क्या होता है? हमारा लंब केंद्र होता है। क्या होता है? लंब केंद्र होता है। अब ध्यान देना, एक एक बात को ध्यान समझना। हमने कहा कि न्यून कोणीय त्रिभुज में अर्थोसेंटर बनता है, कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर बनता है। जब समकोण की बात हो तो समकोण त्रिभुज में अर्थोसेंटर कहाँ बनते हैं? समकोण बनते हैं। एक कई बार पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में अर्थोसेंटर कहाँ बनता है, तो आपको याद आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में अर्थोसेंटर जो होता है त्रिभुज के अंदर बनता है। यहाँ पे देखा जाए तो हमने कहा कि अर्थोसेंटर यहाँ पे बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ पे अर्थोसेंटर बनता है। हमने कहा कि अधिक कोणीय त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग। ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोणीय त्रिभुज है। अधिक कोणीय त्रिभुज है। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, अधिक कोणीय त्रिभुज है। मैंने कहा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं। ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा लंब केंद्र। तो त्रिभुज के बाहर बन रहा है कि अंदर बन रहा है? लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बन रहा है कि अंदर बन रहा है मेरे दोस्त? त्रिभुज के बाहर बन रहा है ना। तो हमने कहा कि जब आपसे पूछा जाए कि न्यून कोणीय त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है? त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है? समकोण बनता है। अधिक कोणीय त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है? तो त्रिभुज के बाहर बनता है। इस चीज आप याद रखना, यानी यहाँ पे चीज याद रखोगे। मुझे लगता है कि यहाँ से थ्योरम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनता है। और अंतः केंद्र की बात करें तो किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनता है। लेकिन लंब केंद्र में क्या होगा? समकोण न्यून कोणीय त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर, समकोण में, समकोण पे, अधिक कोण में कहाँ पे? बाहर बनेगा। इतनी। अगर समद्विबाहु समबाहु की बात कर रहा है तो उसमें भी अंदर ही बनता है, क्योंकि समद्विबाहु समबाहु भी एक तरह की न्यून कोणीय त्रिभुज की कैटेगरी में ही आती है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अगला जो टॉपिक हमारा परिकेंद्र। अगला जो टॉपिक है परिकेंद्र। परिकेंद्र सरकम सेंटर। अगला जो हमारा टॉपिक है, क्या है मेरे दोस्त? ये परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र किसे कहते हैं? आखिर में परिकेंद्र होता क्या है? तो ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी भुजालंब, भुजालंब समद्विभाजक, भुजालंब समद्विभाजक, भुजालंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, कटान बिंदु, कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। भुजालंब समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जब फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमको बताया गया है कि भुजालंब समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। यही बताया गया ना। तो थोड़ा सा हम फिगर अच्छे से ड्रॉ करें कि आपको भी समझ में चीजें आ जाए। हमने कहा ट्रायंगल मेरा है, ये ट्रायंगल मेरा है। ओहो, ये ट्रायंगल मेरा है। हमने कहा इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? सी मानते हैं। भुजालंब समद्विभाजक, भुजालंब, भुजालंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, यानी मैंने कहा कि भुजालंब, एक भुजालंब समद्विभाजक का कटान बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये जो होगा ये आपका यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ध्यान देना। कुछ ज्यादा ही हो गया।
फिगर गड़बड़ हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिगर अच्छा बनना चाहिए। हमने कहा भुजा लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु जो होगा, एक भुजा लंब समद्विभाजक कटान बिंदु क्या कहलाएगा हमारा, ऑर्थोसेंटर कहलाएगा। यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेंगे, 90 डिग्री कोण बनेंगे। ये जो कटान बिंदु है ना मेरे दोस्त, ये कटान बिंदु है क्या कहलाएगा हमारा, ऑर्थोसेंटर कहलाएगा। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। ये जो कटान बिंदु को क्या कहलाएगा, सरकमसेंटर कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको परिकेंद्र कह सकते हैं, परिकेंद्र कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिकेंद्र कह सकते हैं। हमने कहा त्रिभुज मैंने बनाया यहीं से शीर्षों को टच करते हुए, ध्यान देना। जब मैंने त्रिभुज बनाया तो मैंने कहा कि जब त्रिभुज हमने बनाया तो कोई ज़रूरी है कि ये जो रेखा है एक कोई ज़रूरी है मिलेगी, अगर मिलाते हैं तो, अगर मिला दिया जाए, हमने कहाँ मिलाया, ये रेखा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, इस रेखा को यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, इस रेखा को यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, यहाँ तक मिलाया, इस रेखा को यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया। ये चीज़ें हमने कहा कि हमारा पॉइंट, हमने कहा बता दो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ए वाली भुजा भी आर होगी, ए वाली भुजा भी क्या होगी, ए वाली भुजा भी आर होगी, ए वाली भी आर होगी, ए वाली आर होगी, क्योंकि सर्कल प्रतिज्या काम कर रहा है। और जो बात कर रहे हैं ना ये वाला, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। हमने कहा ए सी, पहला काम है ना, ए सी इक्वल टू और सी मत मान, इसको वही मान लो क्योंकि सी ऑलरेडी दिया हुआ है। ए ओ सी इक्वल टू ओ बी, ये बराबर क्या होगा, आर हो जाएगा। आर क्या होगा भाई, आर जो हो जाएगा हमारा परित्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परित्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, परित्रिज्या का काम करेगा। आर क्या करेगा, परित्रिज्या काम करेगा। एक बात समझ लेना, ये तीनों पहलू हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि सेंटर से परिधि के बीच की दूरी की बात कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देना, यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल है, जो एंगल है और ये एंगल है, ये आपका 2a होगा, एंगल 2a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल 2a के बराबर। ये वाला जो पूरा एंगल है ये 2b के बराबर, एंगल 2b के बराबर होगा। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये वाला जो एंगल होगा, एंगल 2 एंगल c के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं कि किसी वृत्त में, यानी किसी वृत्त में जीवा या चाप द्वारा, जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये वाला एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। मेन क्वेश्चन अगर हम बात करें एक तरह का सर्किल की उठाते हैं, सर्किल की बात करते हैं तो मेन क्वेश्चन नहीं बनता है, ये हमारा आर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता 2-3 टॉपिक और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। 2-3 टॉपिक क्या क्लियर करूँगा, मैंने कहा कि एक त्रिभुज मैंने बनाया, एक त्रिभुज बनाया मैंने, एक संपूर्ण त्रिभुज बना दिया मैंने कहा अधिक कोणीय त्रिभुज बना दिया मैंने, अधिक कोणीय त्रिभुज बनाया मैंने। ठीक, हमने कहा जब इसमें हम बात करते हैं तो यह क्या हो जाता है, इसमें हम लोग बात करेंगे ये हो जाएगा। उसके बाद अधिक कोण मैं दूसरी जगह बनाऊँ, चिंता मत करो, तो अधिक कोण के लिए जगह नहीं है उसी जगह यहाँ पे, तो हम दूसरी जगह बना देंगे। हमने कहा यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा मैटर बन रहा है लंब समद्विभाजक का कटाव बिंदु, यहाँ पे त्रिभुज के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है। ये जो आपका सर्कम सेंटर है ना, यहाँ पे सर्कम सेंटर में परिकेंद्र जो है, यहाँ पे जो आपका परिकेंद्र है, यहाँ पे आपका जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र जो है वो कहाँ पे है, त्रिभुज के अंदर है। यानी न्यून कोण है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। अधिक कोण की बात करने लगे हम लोग, तो अधिक कोण थोड़ा ध्यान देना। अधिक कोण में जो आपका है यहाँ पे बन रहा है परिकेंद्र, यहाँ पे बन रहा है।
थोड़ा सा वृत्त उधर से हो गया। ये जो आपका ए और बी होगा ना, ए और इसको बी मान ले, इसको सी मान ले। जो ए बी होगा ना, ये पूरा ए बी जो होगा, ए बी व्यास का काम करेगा। किसका काम करेगा? व्यास का काम करेगा। और व्यास सेंटर से होकर गुजरता है। समकोण त्रिभुज में जो उसका कर्ण होता है व्यास का काम करता है। और ये आपका जो हो गया ना, ए वाला दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। ये किसका काम करेगा? त्रिज्या का, रेडियस का काम करेगा। बात समझ में आ गई? तो ए जो होगा आपका, ये आपका परिकेंद्र होगा। क्या होगा? परिकेंद्र होगा, यानी परिकेंद्र होगा। यानी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में, यानी मैं लिख दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। इसके बाद एक अधिकोण की बात करते हैं। मैंने यहाँ सर्कल बना दिया। जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, मैंने कहा कि मान लो कि ये लघु वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड में जो त्रिभुज बनेगी, लघु वृत्तखंड में जो त्रिभुज बनेगी वो क्या बनेगी? अधिकोणीय बनती है। जो जो दीर्घ वृत्तखंड बनता है वो क्या बनता है? न्यूनकोणीय बनता है। मैंने वृत्त का सेंटर यहाँ पे है, मैंने कहा कि वृत्त का सेंटर जब यहाँ पे है तो ये जो त्रिभुज बना है वो अधिकोणीय बना है। ये त्रिभुज सेंटर कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ए बी और सी और इसको टी मान लेते हैं। मैंने कहा कि जो ये न्यून कोण है, ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा। समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा। समकोणीय, सॉरी यार, अधिक कोणीय त्रिभुज है। क्या हो जाएगा? अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, एक ही पॉइंट को समझना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बात करते हैं परिकेंद्र की, तो एक ही चीज समझ लेना। परिकेंद्र की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये जो ऊंचाइयों का कटान बिंदु होता है, सॉरी, भुजा लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है, क्या कहलाता है? परिकेंद्र। और इसमें क्या करता है ना, एक भुजा को बराबर भागों में बांटने का प्रयास करता है। भुजा क्या करता है? बराबर भागों में बांटने का प्रयास करता है, बराबर भागों में बांटता है। भुजा लंब समद्विभाजक है। हमने कहा जो सेंटर पे कोण बनेगा, जो सेंटर पे कोण बनेगा सामने वाले से इसका दुगुना बनेगा। जो सेंटर पे कोण बनेगा सामने वाले से इसका दुगुना बनेगा। जो सेंटर पे कोण बनेगा सामने वाले से इसका दुगुना बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा किसी वृत्त की जीवा या चाप के केंद्र पे, किसी वृत्त के जीवा या चाप में द्वारा केंद्र बना कोण प्रतिबिंब बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो वृत्त में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद ये जो तीन मैटर है हमारा कि न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है? तो न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अधिकोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पे होता है? अधिकोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। ध्यान देना कि अधिकोणीय में अधिकोणीय त्रिभुज में लंब केंद्र भी और परिकेंद्र भी त्रिभुज के बाहर होता है। समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है समकोण पे बनता है, परिकेंद्र कहाँ बनता है? कर्ण पे बनता है। न्यूनकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र और अंतः केंद्र जो भी हो वो त्रिभुज के अंदर बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए क्लास हमारी यही पे, और कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे? जितना मैंने पढ़ाया है थ्योरम, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन तीन टॉपिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे अगला टॉपिक क्वेश्चनों के माध्यम से कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।